हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें फोर्स बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ए फोर्स कैन कॉज ए बॉडी टू आइदर टू मूव और टू रोटेट। तो फोर्स का किसी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, या तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी या फिर रोटेट होना स्टार्ट होगी। अगर मूव करना स्टार्ट हुई तो इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज़ द बॉडी और ये किसी सरफेस पे, इस सरफेस पे मूव कर रही है। किसकी वजह से? द फोर्स एफ। दिस फोर्स एफ इज़ मेकिंग दिस बॉडी टू मूव, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो इस तरफ को रहेगा। सो दिस फोर्स ओवर हेयर, इट इज़ ए पुश फोर्स। ये पुश कर रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है इसका बॉडी पे। सो अगर पुल फोर्स की बात करें, कोई बॉडी है, दिस इज अ बॉडी एंड इट इज़ रेस्टिंग ओवर दिस सरफेस। अगर यहाँ पर भी एक फोर्स लगा दी जाए, नाउ दिस फोर्स एफ विल कॉज दिस बॉडी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी ड्यू टू दिस पुल फोर्स। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो पुल फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है इस फोर्स की यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो हो गया मूवमेंट। अब सेकंड पॉइंट है रोटेशन। अब फोर्स की वजह से हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो रोटेट हो। लेट्स सपोज एक डोर का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आवर डोर। ओके, ये हमारा डोर है और ये हिंज्ड है, hinged at this point, hinged to a wall. Let's suppose this is the wall, ये वॉल के साथ हिंज्ड है। तो अगर हम इस डोर पे यहाँ पर फोर्स लगाए, द फोर्स एफ, तो ये डोर क्या है, ओपन होगा। ओपन होगा तो डोर की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होगी। तो डोर की पोजीशन हमारी यहाँ से शिफ्ट होके कहीं इधर पहुँच जाएगा। ओके, तो डोर ने मूवमेंट शो की, यहाँ से मूवमेंट शो की यहाँ तक। तो डोर जो है इस अपनी पोजीशन चेंज की डोर ने। तो यहाँ पर पोजीशन जो चेंज हुई है, तो एक तरह से जो है रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पर इस डोर पे आया है ड्यू टू दिस फोर्स एफ। तो फोर्स कैन कॉज रोटेशनल इफेक्ट टू द बॉडी। सो this tendency of rotational effect is called as movement. Tendency of a force to cause rotation is called movement. तो मूवमेंट जो है हमारी, उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरह से हम मूवमेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज़ द क्लॉकवाइज मूवमेंट, अनदर वन इज़ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे यहाँ पर हमने रोटेशनल इफेक्ट देखा
बॉडी का जो रोटेशनल इफेक्ट था वो इस तरफ से था, यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट, तो ये जो है ये एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जो इफेक्ट होगा दैट इज़ क्लॉकवाइज। तो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं मूवमेंट को, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये मूवमेंट का एक फर्स्ट एग्जांपल था कि डोर एंड फोर्स का जो एग्जांपल है वो हमने यहाँ पर देखा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जब हमें टायर चेंज करना हो, कार का टायर चेंज करना है, तो रेंच जो है, हम रेंच से हम बोल्ट ओपन करते हैं, ये हमारा बोल्ट है लेट्स सपोज। तो यहाँ पर हम रेंच फिट करते हैं, एंड उस रेंच पे हम फोर्स लगाते हैं एट दिस पॉइंट। उसकी वजह से जो है यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस होता है और बोल्ट ओपन होता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है मूवमेंट का। सो रोटेशनल इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और क्या क्या सिनेरियो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो उसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो किस तरह का सिचुएशन हमारे पास अवेलेबल होगा। लेट्स सपोज दिस इज़ द पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है मूवमेंट, और दिस इज़ द फोर्स एफ अप्लाइड ऑन दिस रॉड और बार, यू कैन से दैट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी, पॉइंट ओ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी। सो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है वो रोटेशनल इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो रोटेशनल इफेक्ट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से, एंड दिस रोटेशनल इफेक्ट हैव डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनल इफेक्ट। अगर हम पॉइंट ओ यहाँ ले और फोर्स हमारी यहाँ पर एक्ट कर रही है, दिस इज द डिस्टेंस डी। सो यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट जो प्रोड्यूस होने वाला है, अगर हम मूवमेंट निकालें अबाउट पॉइंट ओ, तो दिस फोर्स विल कॉज दिस बार टू मूव इन दिस रोटेशनल मैनर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होने वाली है रोटेशन की, रोटेशनल इफेक्ट की जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो इन दोनों केसेस से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर F आ रहा है, D आ रहा है, सो दिस O इज कॉल्ड एज मूवमेंट सेंटर। ये इस रोटेशनल इफेक्ट का सेंटर एक्ट कर रहा है O। तो पॉइंट O यहाँ पर, दिस इज मूवमेंट सेंटर, पॉइंट O ओवर हेयर इज आल्सो मूवमेंट सेंटर, और जो D है, D इज नोन एज मूवमेंट आर्म, इसे मूवमेंट आर्म बोला जाता है। और मूवमेंट आर्म या फिर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। मैं सिंपल परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ और डिस्टेंस लिख रहा हूँ। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोर्स, जहाँ पर मूवमेंट निकालना है, पॉइंट ओ पे मूवमेंट निकालना था, और जो फोर्स एफ है यहाँ से, इस एफ से जो ये डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टुवर्ड द ओ पॉइंट, तो वो डिस्टेंस हम लेंगे। तो यहाँ से जब मूवमेंट निकालना हो, मैथमेटिकली हम मूवमेंट लिख सकते हैं, मूवमेंट एम से डिनोट किया जाता है। मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो फोर्स इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली मूवमेंट इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ से मूवमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये लिखा जा सकता है मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एफ इंटू डी। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मूवमेंट
तो मूवमेंट मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन एंड डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर। सो यूनिट ऑफ मूवमेंट इज न्यूटन इनटू मीटर, ऐसा यूनिट। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्शन कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन रहता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे कि हमने देखा अभी कि अगर हमारी जो बार है, लेट्स सपोज दिस इज ए बार, दिस इज द बार। अब इस बार पे अगर हमें इस ओ पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ओ, यहाँ पर मोमेंट निकालनी है ऑफ द फोर्स, दिस इज द फोर्स एफ एंड दिस इज द फोर्स एफ। तो अब जो आपको मूवमेंट निकालनी है तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ डी, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, दैट इज़ डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ इंटू डी जो है मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, जो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है अबाउट ओ, दैट विल बी एफ इंटू डी। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है कि डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको इसका रोटेशनल इफेक्ट देखना है। जो पॉइंट ओ है यहाँ पर इसको फिक्स्ड रखना है, यहाँ मूव नहीं करना है, ये वाली साइड मूव करानी है आपको, ये वाला पॉइंट मूव कराना है। तो अगर हम देखें तो जो रॉड है वो यहाँ से मूव होके यहाँ पहुँच जाएगी ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से इसकी मूवमेंट इस तरह से होगी, इस तरफ होगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। एज रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता रहेगा इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो इफेक्ट है, रॉड हमारी यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। सो यहाँ पर जो रोटेशनल इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरफ को हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज शो कर रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है। ओके, तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझाता हूँ कि दिस इज द पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है। ओके, और जो फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारी यहाँ पर एक्ट कर रही है फोर्स एफ। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेट करने में, ये फोर्स कहीं भी हो सकती है और जो पॉइंट है वो भी कहीं भी एक्ट कर सकता है, कहीं पर भी आप मूवमेंट निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट के अबाउट। सिर्फ आपको ये बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि एक और मेथड मैं आपको यहाँ पर शो करा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब आपको इस फोर्स का जो है, इस फोर्स का मूवमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, और सेकंड कंडीशन में इस फोर्स का मूवमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। तो आपको क्या काम करना है कि आपको अपना पेन लेना है, जो भी पेन आप यूज़ कर रहे हो उसको उठा के किसी भी डायरेक्शन में, पेन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग, जिस तरफ फोर्स है और पॉइंट ओ है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग इसको रख दे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पेन रखा है ये, तो ये मैंने पेन यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर रखा अबाउट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ से लेकर ओ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर लिया। अब क्या करना है कि आपको पेन ओ, जो पॉइंट ओ है उस तरफ पेन आपको एक हाथ से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ की फिंगर से आपको जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में फिंगर से फोर्स लगानी है। तो जैसे आप फिंगर से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, जो पेन है, दिस पेन विल स्टार्ट रोटेटिंग। अब पॉइंट ओ पे आपको पकड़ के रखना है, तो ये पेन रोटेट करना स्टार्ट करेगा फ्रंट से। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन शो करेगा वो इस तरफ को डायरेक्शन शो करेगा, पेन की मूवमेंट जो है इस तरफ को होगी। सो दिस मूवमेंट इज एज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट।
ओके, तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अब सेकंड जो केस है, यहाँ पर भी हम स्ट्रेट पेन को रखेंगे, पहले पेन की डायरेक्शन वैसे ही रखेंगे। पेन जो लेना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर लेना है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके ऊपर रखना है आपको पेन। अब ओ पॉइंट पे आपको एक हाथ से पेन जो है, एक हाथ से पेन आपको पकड़ के रखना है, और जो फोर्स एफ जिस डायरेक्शन से लग रही है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर जो है यहाँ पर लगानी है दूसरे हाथ के, और फोर्स लगानी है हल्की सी यहाँ पर। दूसरी तरफ पेन दूसरे हाथ से पकड़ के रखना है, इधर से पेन आपने रोटेट करवाना है। तो यहाँ पर जो रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो पेन की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपको पकड़ के रखना है पेन को, तो यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है पेन का वो इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो इफेक्ट है ये क्लॉकवाइज इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरफ को हो रही थी। ओके, आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर साइन कन्वेंशन जो हमें लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आप अपनी तरफ से जो भी पॉजिटिव लेना चाहते हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना चाहते हो या फिर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना चाहते हो, तो उसके ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दैट इज़ नेगेटिव। अब मैं जहाँ भी कैलकुलेशन होगी वहाँ पर मैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव कंसीडर करूँगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए बॉडी की बात करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉडी, तो आपके पास 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में आने के लिए। दैट विल बी समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स को हम समीशन ऑफ एच भी बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है उनका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है, सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट 0 आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हमारी होती है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू 0, या फिर समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हो आप। सो दूसरी कंडीशन ये है। और थर्ड कंडीशन जो होती है इक्विलिब्रियम में आने के लिए, कि अबाउट एनी पॉइंट मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, तभी हम बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, दिस रेक्टेंगल इज ए प्लेन। अब इस प्लेन में आपकी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही है। जो फोर्स सिस्टम है, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ओ, जो सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर आपको मूवमेंट निकालनी है ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। लेट्स सपोज दिस इज द फोर्स F1, this is the force F2, and this is the force F3, and this is the force F4। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ F1 फोर्स इज D1, F2 फोर्स इज D2, एंड F3 फोर्स इज D3, एंड F4 फोर्स इज D4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता लग गया, फोर्स हमें पता लग गई। अब हमें क्या करना है कि समीशन निकालना है मूवमेंट का अबाउट पॉइंट ओ। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि अगर एक प्लेन में डिफरेंट फोर्स सिस्टम एक्ट कर रहे हैं किसी इक्विलिब्रियम बॉडी पे, बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अगर हम समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सो अब मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का। तो अगर हम बात करें कि फोर्स F1 का जो मूवमेंट अबाउट ओ होगा, मूवमेंट अबाउट ओ ऑफ फोर्स 1, दैट विल बी फोर्स दैट इज F1 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इज F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D1 है। दिस इज द D1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर ये फोर्स है
और पॉइंट हमारा यहाँ लाई कर रहा है ओ पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मूवमेंट निकालनी है तो हम जो है ये वाली डिस्टेंस ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा फोर्स वेक्टर से टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स की वो यहाँ पर जा रही है, तो फोर्स को हम लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं भी उठा सकते हो। तो इन द सेंस की जो लाइन ऑफ एक्शन है इस ओ पॉइंट से अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हम परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डालने से ये वाली जो डिस्टेंस आती है दैट इज़ द डी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कोई भी डिस्टेंस हम ये वाली डिस्टेंस नहीं ले सकते, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो F1 इंटू D1 ये जो फोर्स आई है और इसका जो इफ़ेक्ट होगा यहाँ पर F1 इंटू D1, F1 इस डायरेक्शन में तो रोटेशनल इफेक्ट भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा पॉइंट ओ पे। और अगर फिक्स करके रखे पेन आप यहाँ पर लगाओ तो पेन जो है इस तरफ मूव करेगा इस साइड से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स 2 अबाउट ओ निकालें तो दैट विल बी F2 फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 है और इसका इफेक्ट भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज आने वाला है। तो एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर मूवमेंट अबाउट ओ ऑफ फोर्स F3 फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे तो F3 इंटू D3 आएगा, और लेकिन ये इसका मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है। वैसा ही F4 का निकालेंगे तो F4 इंटू D4 और ये भी आपका क्लॉकवाइज ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ, तो इन सब का समीशन देखना पड़ेगा, लेकिन साइन कन्वेंशन हमें देखना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन किसकी प्लस आएगी किसकी नेगेटिव आएगी। सो फर्स्ट फोर्स F1 इंटू D1 है मूवमेंट फर्स्ट फोर्स की, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको प्लस लिखेंगे, तो ये प्लस साइन का आएगा मूवमेंट। नेक्स्ट फोर्स 2 उसकी मूवमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी मूवमेंट जो है F2 इंटू D2 और प्लस इसलिए लिया है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और मूवमेंट ऑफ फोर्स 3 जो है वो नेगेटिव आएगी क्योंकि वो क्लॉकवाइज है। F3 इंटू D3 माइनस F4 इंटू D4 और दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर हम प्लस वाली साइन इक्वल के एक तरफ करें और नेगेटिव वाले जो मूवमेंट्स है वो एक तरफ करें तो हमारे पास क्या आता है कि F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाता है इक्वल के इधर जाने पे प्लस का प्लस F4 इंटू D4। ओके, तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ यहाँ पर समझ आ रही होगी आपको कि ये जो मूवमेंट्स है ये आपके फोर्स सिस्टम की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है, उनका सम है। जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है उनका सम है यहाँ पे, और इस तरफ को जो मूवमेंट्स है वो हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो पहले बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अगर है तो उसमें फोर्स सिस्टम का जो मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट प्लेन में, अगर इसी प्लेन में अगर पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर जो मूवमेंट है समीशन ऑफ मूवमेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0। वहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल आएगी अगर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी हमारे पास अवेलेबल होगी। फोर्स सिस्टम आपके पास दिया है उसी प्लेन में, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वेरिग्नन थ्योरम। अब वेरिग्नन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, अगर हम कोई फोर्स सिस्टम ले और सेम प्लेन की बात करें, ये पॉइंट ओ है,
यहाँ पर जो है डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही है. लेट्स सपोज दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2, दिस इज फोर्स F3. अब यहाँ पॉइंट 3 से हमें कैलकुलेट कर सॉरी पॉइंट O से हमें कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस. तो O पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस. So let's suppose this is D1, this is D2, this is D3. तो वेरिग्नन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इस तरह का कोई फोर्स सिस्टम है एक प्लेन में, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, तो यहाँ पर जो अगर हम रिजल्टेंट निकालें इस फोर्स सिस्टम का F1, F2, F3 का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, तो उसका जो मूवमेंट आएगा, रिजल्टेंट का मूवमेंट अबाउट द पॉइंट O, तो वो मूवमेंट लेट्स सपोज दिस विल बी द रिजल्टेंट, कहीं भी हो सकती है डायरेक्शन, मैं जनरल ले रहा हूँ. दिस इज़ द पॉइंट D. रिजल्टेंट फोर्स ये आई है हमारी इस फोर्स सिस्टम का, तीन फोर्सेस की जो रिजल्टेंट है वो ये है. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट O से D है. तो समीशन ऑफ दीज थ्री फोर्स सिस्टम, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ, तो वेरिग्नन थ्योरम क्या कहती है कि समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट. ठीक है, तो मतलब कि अगर हम समीशन ऑफ मूवमेंट निकाले अबाउट पॉइंट O, दैट शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट इनटू D, मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये इसके इक्वल आएगा. तो समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट O निकाले तीनों फोर्सेस का, तो क्या आएगा, F1 फोर्स की बात करें पहले तो F1 इंटू D1 आएगा, और ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका प्लस लेंगे. फिर दूसरा F2, उसका भी प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, F2 इंटू D2. लेकिन जो F3 है उसका नेगेटिव आएगा, F3 इंटू D3. दिस इज द मूवमेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेज अबाउट पॉइंट O. तो ये किसके इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको ये काफ़ी यूजफुल रहेगा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास आती है अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन थ्योरम. तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर आपके पास फोर्सेस दे रखी है और आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो, रिजल्टेंट यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है, जो जनरल मेथड ऑफ कॉम्पोजिशन का हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा है, वो मेथड हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. समीशन ऑफ f ऑफ x और समीशन ऑफ f ऑफ y निकाल के हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट की जो पोजीशन है वो भी यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है कि पॉइंट O से वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगी और किस तरफ को एक्ट करेगी, क्लॉकवाइज इफेक्ट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट रहेगा, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे वेरिग्नन थ्योरम से. तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट और वेरिग्नन थ्योरम हमारा बहुत साथ देगा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ मूवमेंट. अब अगर हम एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड लीवर्स. अब लीवर की बात करें तो लीवर इज़ सिंपल मशीन्स जो वेट लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है, जैसे सी सॉ है, वो भी एक तरह से लीवर एक्ट करता है. तो लीवर में क्या है, लीवर में एक तरफ आपका फलक्रम होगा, दूसरी तरफ आपका वेट्स लगे रहेंगे. तो सिंपल लीवर की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सिंपल लीवर, तो सिंपल लीवर में क्या होगा, सिंपल लीवर में आपके पास ये लीवर है आपका, और जो फलक्रम है वो आपका कहीं इधर एक्ट कर रहा है. दिस इज़ द फलक्रम, दिस इज़ F, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B. नाउ जो आपका पॉइंट A है यहाँ पर हमारा एक्ट करेगा लेट्स सपोज एफर्ट P,
और यहाँ पर जो है लोड एक्ट कर रहा है W। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होगी तो जो P है वो W के इक्वल होगा, तो ये लीवर जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। लेकिन अगर वेट या एफर्ट, P हमारा एफर्ट है और W हमारा लोड है, W है वो ज़्यादा हो गया तो जो हमारा लीवर है वो इस तरफ को झुक जाएगा, या फिर अगर हमारा एफर्ट ज़्यादा हो गया तो हमारा जो लीवर है इस तरफ को झुक जाएगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो वो कंडीशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से हम यहाँ पर मोमेंट यूज़ करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फलक्रम के बीच में। और अगर आपके पास एक वेट आपको पता है तो एफर्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आप यूज़ कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो समीशन ऑफ मूवमेंट है, तो फलक्रम हमारा जो है वो पॉइंट है जहाँ पर हम मूवमेंट निकालेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर मूवमेंट निकालें अबाउट एफ, तो पी फोर्स का मूवमेंट जो है अबाउट एफ क्या रहेगा, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स सपोज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड दिस इज द डिस्टेंस वाई। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें मूवमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट एफ, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स, और ये एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट आएगा इसका, तो पॉजिटिव लेंगे इसको। एंड जो हमारा W है वो उसका जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, W इंटू वाई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो नेगेटिव टर्म को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो P इंटू एक्स इज़ इक्वल टू W इंटू वाई। यहाँ से अगर हम W अपॉन P निकालें दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन वाई। जब हम लिफ्टिंग मशीन चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये जो टर्म है वो यूज़फुल रहेगी। तो ये इस टर्म को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। दिस टर्म इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंपाउंड लीवर्स। अब कंपाउंड लीवर्स में क्या होगा, जैसे यहाँ सिंपल लीवर ऐसे लीवर है जहाँ पर जो है आपके पास सिंगल फलक्रम यूज़ किया जाएगा। सिंगल फलक्रम, जो ये एफ फलक्रम है ये हमारा सिंगल लीवर में एक ही फलक्रम लगा होगा। लेकिन जब हम कंपाउंड लीवर्स की बात करते हैं तो मल्टीपल, एक से ज़्यादा फलक्रम यूज़ किए जाएंगे। तो टू फलक्रम सिस्टम हम यहाँ स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ आवर फर्स्ट लीवर और यहाँ से आपका सेकंड लीवर कनेक्टेड है। दिस इज़ आवर सेकंड लीवर। तो यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स है, लेट्स सपोज दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। एंड यहाँ पर आपका वेट एक्ट कर रहा है पॉइंट डी पे, एंड दिस इज़ पॉइंट एफ जहाँ पर आपका फलक्रम लगा है पॉइंट एफ। सो जो वेट आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा है W, एंड जो एफर्ट है वो आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा है P, और दिस इज़ द फलक्रम 2, हेयर विल बी आवर फलक्रम 1। तो दो फलक्रम यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट लीवर है और ये लीवर कनेक्टेड है इस BC लिंक से। BC लिंक से हमारा जो है ये लीवर कनेक्टेड है और ये फर्स्ट लीवर है, ये सेकंड लीवर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी करने पड़ेंगे फॉर बोथ द सिस्टम। सो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम दोनों लीवर्स का ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द फर्स्ट लीवर एंड दिस इज़ आवर सेकंड लीवर। तो यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। दिस इज़ द पॉइंट B,
दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट F1 जहाँ पर फलक्रम है, दिस इज़ पॉइंट C, दिस इज़ द पॉइंट D जहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, एंड दिस इज़ द पॉइंट F2 जहाँ पर हमारा सेकंड फलक्रम है। सो यहाँ पर एफर्ट जो एक्ट कर रहा है दैट इज़ P। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो रिएक्शन मिलेगी हमें दैट इज़ RB, दैट, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स है दैट विल बी RB इक्वल टू RC। जो रिएक्शन C पर होगी वो सेम RB के इक्वल होगी, क्योंकि ये लिंक जो है सेम लिंक यूज़ किया जा रहा है, एंड हेयर विल बी द W फोर्स। तो फर्स्ट हम फॉर F1 फलक्रम इसके लिए इक्वेशन निकालेंगे। F1 फलक्रम के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे RB इंटू BF1 शुड बी इक्वल टू P इंटू AF1। तो यहाँ से अगर हम RB कैलकुलेट करें तो RB इक्वल टू P इंटू AF1 अपॉन BF1, एंड हमने RB की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। एंड नेक्स्ट फॉर फलक्रम 2, दैट इज़ फॉर F2। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर अबाउट फलक्रम F2 मूवमेंट कैलकुलेट की जाएगी। सो RB इंटू C ऑफ F2 शुड बी इक्वल टू W इंटू DF2। तो यहाँ से अगर हम RB कैलकुलेट करें तो RB इक्वल टू W इंटू DF2 अपॉन CF2। तो यहाँ से हम RB की वैल्यू इक्वेट करें, ये भी RB कैलकुलेट किया, ये भी RB कैलकुलेट किया, यहाँ पर RB हम RC की जगह लिखा है हमने RB को। तो यहाँ से इसको इक्वेट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज़ P इंटू AF1 अपॉन BF1 शुड बी इक्वल टू W इंटू DF2 अपॉन CF2। तो अगर हम यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकालें दैट विल बी इक्वल टू W अपॉन P शुड बी इक्वल टू AF1 अपॉन BF1 इंटू CF2 अपॉन DF2। Okay, this will be the mechanical advantage. So this is the problem of compound lever. Moving on to next application, that our next application is safety valve. तो यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व आपको पहले इसकी वर्किंग्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यहाँ से आपके पास स्टीम आएगी, दिस इज़ द स्टीम पाइप, इसे हम बोलेंगे स्टीम पाइप। अब ये स्टीम पाइप, स्टीम यहाँ से आ रही है तो स्टीम कहाँ जनरेट होती है? बॉयलर में। यहाँ कहीं बॉयलर होगा, बॉयलर से हमारे पास जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर आएगी स्टीम पाइप में और आगे जनरेटर के लिए भेजी जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉयलर में जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द सेफ्टी वॉल्व, इसे हम सेफ्टी वॉल्व बोलेंगे। ओके, अब जो सेफ्टी वॉल्व हमने यूज़ किया है वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, ताकि स्टीम का कुछ प्रेशर यहाँ से रिलीज़ हो जाए। स्टीम जैसे बाहर निकलेगी यहाँ से वॉल्व ऊपर उठेगा, दिस इज़ द वॉल्व। ये जब ऊपर उठेगा तो यहाँ से जो स्टीम आ रही होगी वो बाहर निकल जाएगी और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीवर लगा है, इस वॉल्व से कनेक्टेड है लीवर। ये पूरा लीवर जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं फलक्रम, दिस इज़ फलक्रम, दिस इज़ F और इसको हम फलक्रम बोल रहे हैं। अब जो लीवर है इस फलक्रम के अलॉन्ग मूव करेगा और दूसरी साइड जो यहाँ पर हमने वेट लटकाया है इसको बोल रहे हैं डेड वेट, दिस इज़ नोन एज डेड वेट। अब डेड वेट का क्या काम है? डेड वेट जो है लीवर को यहाँ पर एडजस्ट करके रख रहा है, ये प्रेशराइज करके रख रहा है वॉल्व ताकि क्लोज रहे। लेकिन जब यहाँ पर स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ से वॉल्व ऊपर उठ जाएगा और फलक्रम के अलॉन्ग जो लीवर जो है वो ऊपर की तरफ
चला जाएगा तो यहाँ से कुछ लीवर जो है अपनी पोजीशन यहाँ ऐसे शिफ्ट कर देगा और जो डेड वेट है वो भी ऊपर उठ जाएगा, जो वॉल्व है वो भी हमारा ऊपर उठ जाएगा। ओके, अब क्या है कि आपके पास जैसे स्टीम आ रही है, स्टीम यहाँ पर कुछ प्रेशर अप्लाई करेगी स्टीम पाइप में, तो लेट्स सपोज P इज़ द स्टीम प्रेशर, वो स्टीम का प्रेशर होगा। अब जो वॉल्व है उसका कुछ वेट होगा अपना, लेट्स सपोज दिस इज़ द WV, वेट ऑफ वॉल्व। ओके, और जो वेट हम बात कर रहे हैं डेड वेट की, तो यहाँ पर W इज़ द डेड वेट, लेट्स सपोज WD भी लिख सकते हो आप। लेट्स सपोज दिस इज़ द पॉइंट D, दिस इज़ द पॉइंट V। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लीवर पे, इस लीवर का भी कोई वेट होगा, इस लीवर का जो वेट है वो एक्ट करेगा एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट्स सपोज दिस इज़ द पॉइंट G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लीवर। तो यहाँ पर जो वेट एक्ट कर रहा है दैट इज़ द वेट ऑफ लीवर। अब स्टीम का जो प्रेशर है वो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स जनरेट करेगा यहाँ से। दिस अपवर्ड फोर्स विल बी टेकन एज P स्टीम प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द वॉल्व। यहाँ पर जो A है दैट इज़ एरिया ऑफ वॉल्व। अगर वॉल्व का डायामीटर आपको मिल जाए तो आप एरिया निकाल सकते हैं π/4 इंटू D स्क्वेयर। D इज़ डाया ऑफ वॉल्व। ओके, अब जैसे कि हमें पता है अगर प्रेशर निकालना होता है, प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हमें चाहिए स्टीम की वजह से जो वॉल पे फोर्स लगेगी, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए, इसीलिए हमने यहाँ पर P इंटू ए फोर्स ली है। ओके, तो फुलक्रम का जो लीवर जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम विल बी लाइक दिस, दिस इज़ द लीवर और यहाँ हमारा फुलक्रम है, दिस इज़ द पॉइंट F, एंड यहाँ हमारा वॉल्व है, दिस इज़ द पॉइंट, ये वॉल्व है, इसका पॉइंट जो है वो V है, और दिस इज़ द पॉइंट G एंड दिस इज़ द पॉइंट D जहाँ पर डेड वेट लगा है लीवर को फिक्स पोजीशन में रखने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो फोर्सेस है वो हम शो करेंगे, दिस इज़ द WV वेट ऑफ वॉल्व, और यहाँ से ऊपर को जो फोर्स लग रही है दैट इज़ P इंटू ए इज़ द एरिया ऑफ वॉल्व, एंड यहाँ पर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ WL, एंड यहाँ पर जो वेट लग रहा है दैट इज़ WD। अब हम यहाँ पर मूवमेंट अगर कैलकुलेट करें इन सब फोर्सेस की अबाउट फुलक्रम तो वो ज़ीरो आती है, फुलक्रम के अलॉन्ग मूवमेंट जो है वो ज़ीरो आनी चाहिए। सो समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट F पॉइंट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर मूवमेंट कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, सो WV की मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज आएगी, दैट विल बी नेगेटिव WV इंटू VF। ओके, एंड जो हमारा WL है उसकी मूवमेंट भी क्लॉकवाइज आएगी, दैट विल बी WL इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ FG, और लास्ट में हमारे पास WD है वो भी, उसकी मूवमेंट भी हमारी क्लॉकवाइज आएगी तो नेगेटिव लेंगे उसको, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर DF होगा, दिस इज़ DF प्लस अब जो P इंटू ए जो फोर्स है इसकी जो मूवमेंट है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम प्लस ले रहे हैं, P इंटू ए इज़ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दैट इज़ VF शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमें WD निकालना है, तो WD को हम इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं, बाकी सारी वैल्यू हम यहीं रहने देंगे, P इंटू ए VF और माइनस WV इंटू VF माइनस WL इंटू F इंटू G डिवाइडेड बाय DF। तो ये हम
डेड वेट निकाल सकते हैं, वेट रिक्वायर्ड टू मेक दिस वॉल्व इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, कितना वेट हमें रिक्वायर्ड चाहिएगा तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास अदर वैल्यूज़ दे रखी हो और क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टीम का प्रेशर निकालो, तो यहाँ एक इस मूवमेंट की इक्वेशन से हम पी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बीम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सपोर्ट यूज़ की जाती है और उन सपोर्ट पर रिएक्शन लगती है, तो हमें रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और मूवमेंट की एप्लीकेशन, मूवमेंट को यूज़ करके हम उन रिएक्शंस को बीम पे जो रिएक्शंस लग रही है उन रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीम पे वेट लग रहा होता है और रिएक्शन लग रही होती है, तो आप वहाँ से मूवमेंट की इक्वेशन बना के रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ सपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं, सिंपली सपोर्ट। अब कोई बीम, लेट्स सपोज दिस इज ए बीम, लेट्स टेक ए बीम, दिस इज ए बीम। अब अगर इसकी सपोर्ट की बात करें, अगर हम सिंपली सपोर्ट की बात करें तो सिंपली सपोर्ट विल बी लाइक दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम पे यहाँ देखने वाली बात है कि जो इसके कॉर्नर है यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रही है वो सिंपली सपोर्ट है। ओके, और सिंपली सपोर्ट में जो रिएक्शंस आपको मिलती है दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में जो आपको रिएक्शन मिलती है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सो पॉइंट ए पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रिएक्शन मिलेगी दैट इज़ आर ए एंड हेयर विल बी द आर बी। अगर कहीं भी सिंपली सपोर्टेड बीम यूज़ की गई हो तो वहाँ पर जो रिएक्शन मिलने वाली है वो वर्टिकल मिलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं रोलर सपोर्ट। लेट्स सपोज दिस इज द बीम, तो इसका जो ये वाला एंड है फर्स्ट एंड, तो यहाँ पर आपको जो सपोर्ट मिल रही है दैट इज़ रोलर सपोर्ट, दिस इज़ द रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट पे भी जो रिएक्शन आपको मिलती है दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सपोज दिस द पॉइंट ए, तो यहाँ पर सिंपल एक सिंगल रिएक्शन मिलेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो रोलर सपोर्ट में भी आपको एक ही रिएक्शन देखने को मिलती है इन अपवर्ड डायरेक्शन एज इन केस ऑफ सिंपल सपोर्ट। सो नेक्स्ट हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट की अगर बात करें, लेट्स सपोज दिस इज़ द कॉर्नर ऑफ द बीम। यहाँ पर अगर जो सपोर्ट आपको मिल रही है वो अगर पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है तो वहाँ पर आपको जो रिएक्शन मिलने वाली है एट दिस पॉइंट ए दैट विल बी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, दिस इज आर एच ए, एंड ऑल्सो इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज आर एच वी। एंड नेक्स्ट हम फिक्स सपोर्ट की अगर बात करें, लेट्स सपोज दिस इज ए बीम, सो लेट्स टेक ए बीम, दिस इज द बीम, और यहाँ पर आपको फिक्स्ड सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पर आपका जो है इस बीम को फिक्स किया गया है यहाँ पे। सो इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट वी विल गेट both horizontal and vertical reactions, also a movement about point A. So in case of fixed support the reaction will be two reactions and one movement. और अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो जो यहाँ पर बीम पे जो वेट एक्ट करेगा दैट विल बी मोस्टली इन केस W वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि रिएक्शन आपकी वर्टिकली अपवर्ड है तो यहाँ पर भी वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा। डिफरेंट वेट एक्ट कर सकते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन वर्टिकल रहने वाली है। लेकिन हिंज्ड और पिन सपोर्ट में बात करें तो यहाँ पर दो रिएक्शंस है तो मोस्टली जो W है वो इस तरह से एक्ट करेगा, यहाँ पर भी W की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होने वाली है। सो दीज वर द सपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि किस सपोर्ट पर किस तरह की रिएक्शंस आपको मिल रही है। सिंपली सपोर्टेड में वर्टिकल रिएक्शन मिल रही है, रोलर सपोर्ट में भी वर्टिकल रिएक्शन मिल रही है, हिंज्ड और पिन सपोर्ट में दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन मिल रही है।
और फिक्स पोर्ट में तो आपके पास दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन के अलावा मूवमेंट भी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये बीम वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करने हो तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्स सिस्टम। लेट्स सपोज ये कोई बार है, अब इस बार पे कोई दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, दिस इज F1, दिस इज F2। अगर यहाँ पर रिजल्टेंट हम निकालें तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी द समीशन ऑफ दीज टू फोर्सेस। जो R है एक ही डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स है, तो F1 प्लस F2 यहाँ पर जो है हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट। और ये पॉइंट लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट A, B एंड दिस इज C। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के पोजीशन के लिए आपको यहाँ पर मूवमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सारी फोर्स सिस्टम का मूवमेंट एट C, फोर्स समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट C कैलकुलेट करेंगे तो F1 ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, F1 इंटू AC और ये क्लॉकवाइज है तो ये माइनस होगा, और जो F2 का मोमेंट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज़ F2 इंटू BC। ओके, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से F1 इंटू AC इज इक्वल टू F2 इंटू BC। ओके, तो इस इक्वेशन से हम AC और BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई एक वैल्यू आपके पास दे रखी हो तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। सो दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि एक बार है, अभी यहाँ पर जो फोर्सेस है, एक फोर्स हमारी यहाँ एक्ट कर रही है, एक फोर्स हमारी यहाँ एक्ट कर रही है, एंड दिस इज़ F1 एंड दिस इज़ F2। अब लेट्स सपोज इस केस में F2 इज़ ग्रेटर देन F1, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारी वो F2 की ही डायरेक्शन में होने वाली है, एंड दिस फोर्स विल बी R इक्वल टू F2 माइनस F1, क्योंकि डायरेक्शन जो है आपकी वो F2 बिगर फोर्स है, तो इसी केस में आपकी डायरेक्शन जो है रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना हो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, तो यहाँ पर भी हम मूवमेंट अबाउट C पॉइंट निकालेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो F1 की जो मूवमेंट है F1 इंटू AC should be equal to, this is the clockwise direction and this is the clockwise direction, F2 into BC। सो यहाँ से भी हम AC और BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास AB की वैल्यू दे रखी हो या कोई एक कंडीशन आपके पास दे रखी हो तो आप दूसरी कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हो। So moving on our next topic, that is couple। अब couple क्या होता है? Let's take two forces parallel to each other। अब ये दो forces जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑपोजिट टू ईच अदर और सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों FF फोर्स है, मैग्नीट्यूड F है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड F है। ओके, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, अगर आप इन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ले लें तो दिस इज़ द पॉइंट D, दिस इज़ द डिस्टेंस D। तो कपल जो है, कपल में क्या होता है, कपल में आपके पास दो फोर्सेस होगी, टू फोर्सेस, और वो फोर्सेस जो है पैरेलल होगी, पैरेलल अनलाइक पैरेलल होगी। लाइक और अनलाइक पैरेलल क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस जो है ये एक ही डायरेक्शन में
जा रही है, लाइन ऑफ एक्शन जो है इनकी एक ही डायरेक्शन में, तो ये हमारी लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम है। और यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है। तो यहाँ पर अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम होना चाहिए, दो फोर्सेस जो है, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा एज ए कपल। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम कपल बोलते हैं। अब ये जो कपल है इसका एक टर्निंग इफेक्ट रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टर्निंग इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल, टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल, इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। ओके, तो इसे मूवमेंट ऑफ कपल भी बोला जाता है, जो टर्निंग को, मूवमेंट ऑफ कपल। तो कपल की जब मूवमेंट निकालनी हो तो हम लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इनटू डी। तो एक फोर्स कंसीडर की जाती है और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लिखा जाएगा। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन। और यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिट भी आपके सेम न्यूटन मीटर जैसे मूवमेंट के यूनिट थे, वो सेम यूनिट यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। मूवमेंट का टर्निंग इफेक्ट हमारा क्लॉकवाइज भी आ सकता है। अगर हम इस कपल की बात करें तो इस कपल में क्या है, टर्निंग इफेक्ट हमारा इस तरह से बन रहा है। ये फोर्स इस तरफ को टर्न करने की कोशिश कर रही है, ये वाली फोर्स इस तरफ को टर्न करने की कोशिश कर रही है सिस्टम को, और ये वाली फोर्स इस तरफ को टर्न करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज ए क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द कपल। ओके, तो कपल की जो एप्लीकेशन हम देखें, कपल कहाँ पर एक्ट करता है, जैसे कि आपको अगर टैप टैप खोलना है, दिस इज आवर टैप। तो वाटर के लिए अगर इस टैप को आपको खोलना है, यहाँ वाटर आ रहा है, तो आपको क्या है, आपको इस पर कपल लगाना पड़ेगा। इस तरफ से एक फोर्स लगानी पड़ेगी, इस तरफ से सेम अमाउंट की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब आपका जो है ये टर्निंग इफेक्ट शो करेगा, ये टर्न होगा, और उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से आपका जो है टैप ओपन होगा और वाटर फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो ये है एप्लीकेशन कपल की। एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जो कार का स्टीयरिंग है वो भी एक तरह से कपल की तरह ही फोर्स उसमें लगानी पड़ेगी टर्न करने के लिए। तो ये लेट्स सपोज ये स्टीयरिंग है, तो आप क्या करते हो, एक तरफ से यहाँ हैंड से पकड़ा है तो यहाँ से फोर्स लगाते हो इस तरफ से, और यहाँ से दूसरे हैंड से पकड़ा है तो यहाँ से फोर्स लगाते हो इस तरफ से, और डिस्टेंस इज डी, तो फोर्स एफ लग रही है। तो ये भी एक टर्निंग इफेक्ट जो है कपल प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज़ आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ कपल। एंड अगर आपको पंप का जो डिस्चार्ज पाइप है उसका वॉल्व ओपन करना है, डिस्चार्ज वॉल्व ओपन करना है, तो डिस्चार्ज वॉल्व ओपन करने के लिए वहाँ पर भी आपको फोर्स लगानी होगी उस वॉल्व को ओपन करने के लिए, उसको घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आपको लगानी पड़ेगी, तो ये भी आपका कपल एक्ट करेगा। ओके, कपल को डिफाइन करना हो तो टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म ए कपल। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करें कपल की, तो कपल में क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ कपल इज़ ज़ीरो। जैसे हमने बात की, जो एक फोर्स हमारी इस तरफ को एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स इस तरफ को एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर अगर रिजल्टेंट की बात करें इस लाइन पे, तो एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। एंड सेकेंड वन इज
ए कपल कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय अनदर कपल, नॉट अ सिंगल फोर्स। अगर इसको बैलेंस करना है इस फोर्स सिस्टम को, लेट्स सपोज दिस इज द कपल एफ ऑफ एफ फोर्स, तो यहाँ पर अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो एक और कपल आपको सेम मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, डिस्टेंस अलग हो सकती है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो सेम होने चाहिए। एम जो है वो सेम आना चाहिए। फोर्स इंटू डी शुड बी इक्वल टू एफ डैश इंटू डी डैश, ये सेम होना चाहिए, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंगल फोर्स अगर लगाएंगे तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। एनी टू कपल ऑफ इक्वल मूवमेंट्स एंड सेंस हैव सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक जो कपल है वो ये है, दूसरा कपल ये है, ठीक है, तो इनका अगर मूवमेंट सेम है तो जो बॉडी पे ये वाला कपल यूज़ करे या ये वाला कपल यूज़ करे, कोई एक इनमें से यूज़ करे, तो इनका जो है सेम इफेक्ट रहेगा बॉडी पे। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम में रहेगी, अदरवाइज अगर मोशन में है, रोटेशनल इफेक्ट है, रोटेट कर रही है तो रोटेट करेगी, जिस डायरेक्शन में भी रोटेट हो रही है उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, सेम इफेक्ट उसका रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज द algebraic sum of moments of two forces constituting a couple about any point in their plane is constant irrespective of the location of the point। मतलब अगर आपका ये कपल है और ये लाइन है, ठीक है, अब इस लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट ले ओ, तो पॉइंट अगर यहाँ ले तो भी जो है मूवमेंट जो है वो सेम आने वाली है कपल की, इस कपल की एफ इंटू दिस डिस्टेंस, लेट्स सपोज डी। तो ये डिस्टेंस चाहे यहाँ हो, ये डिस्टेंस यहाँ हो या फिर यहाँ हो, इस पॉइंट ओ को आप कहीं भी शिफ्ट करो तो वहाँ पर जो मोमेंट कैलकुलेट होगा इन दोनों फोर्सेस का वो सेम आने वाला है। पॉइंट को शिफ्ट करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ couple. So our chapter number 3 ends here. Thank you for watching.